हेलो गाइस, मैं अनीश कुमार दुबे, MBBS सेकेंड प्रोफ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं आज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ लाने जा रहा हूँ जो कि NCERT बेस्ड होगी। अपन मेनली क्या करेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे और चैप्टर्स पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, उन चैप्टर्स की NCERT रीड करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो NCERT पर ग्रिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं आपको पूरी NCERT समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो NCERT की आपकी एक एक लाइन आपके टिप्स पर होगी, है ना। ठीक है, तो देखो अब अपन चालू करने जा रहे हैं क्या, अब अपन चालू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, या मैं बोलूँ पहला चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साहब हेल्थ क्या होती है, व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक, तो हेल्थ क्या होती है समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। हेल्थ तो देखो NCERT लिख रही है कि हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, मतलब इसका क्या है, पहले के ज़माने में ये माना जाता रहा कि जो हमारे बॉडी में ह्यूमर्स होते हैं, ह्यूमर्स का मतलब क्या है, ह्यूमर्स का मतलब है फ्लूइड। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड होते हैं उनकी एक सर्टेन बैलेंस बना करके हमारी बॉडी रखती है। ठीक है, जैसे कि विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, बाइल, लिम्फ, है ना, ब्लड। तो ये सब पे एक सर्टेन क्या होता है, एक सर्टेन लेवल होता है, एक सर्टेन बैलेंस बना करके हमारी बॉडी रखती है। ठीक है, जब कभी भी इस बैलेंस में क्या कहते हैं, कभी भी डिसरप्शन आता है या फिर कभी भी ये बैलेंस ख़राब होता है तो उस व्यक्ति को फीवर हो जाता है। और यहाँ पास मेनली बात करी गई थी, तो मेनली बात किसकी करी गई थी, मेनली बात करी गई थी बाइल की। ठीक है, तो कहा गया था कि बाइल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है येलो बाइल और एक होता है रेड बाइल। ठीक, तो अगर किसी पर्सन में येलो बाइल का अमाउंट ज़्यादा है, तो अगर येलो बाइल का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसको फीवर है। और इस हाइपोथेसिस को कहा गया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इस हाइपोथेसिस का नाम क्या था, इस हाइपोथेसिस का नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था, ग्रीक साइंटिस्ट ने और हमारे हिपोक्रेट्स वगैरह, है ना, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। तो ये लोग मानते रहे कि बाइल का अमाउंट अगर किसी पर्सन में ज़्यादा है तो उसकी हॉट पर्सनैलिटी हुई, और हॉट पर्सनैलिटी होगी तो उसको फीवर होगा। ठीक, लेकिन फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, क्या नाम था, नाम आपसे पूछा जाए अगर तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या करा था, विलियम हार्वे में ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है इसको करा था डिस्प्रूव। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि आप कह रहे हो कि इस पर्सन पर ब्लैक बाइल का अमाउंट ज़्यादा है मतलब इसको फीवर होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ब्लैक बाइल का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको फीवर होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अगर इसमें ब्लैक बाइल का अमाउंट ज़्यादा है तो इसको फीवर होगा, तो इसका टेम्परेचर भी हाई होगा। तो उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति को जिसके में ब्लैक बाइल का अमाउंट ज़्यादा था उसके मुँह पर दे मारा, क्या, उसके मुँह पर दे मारा थर्मामीटर। तो जैसे ही थर्मामीटर दे मारा तो उसका टेम्परेचर आ गया लो। अब होना तो ज़्यादा चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर कितना आया, लो। अब अगर टेम्परेचर लो आया तो वहाँ पर से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थी वो क्या हो गई, वो हो गई डिस्प्रूव। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव कर दिया किसने, विलियम हार्वे ने। क्या चीज़ का यूज़ करके, थर्मामीटर यूज़ करके, थर्मामीटर। ठीक, तो थर्मामीटर यूज़ करके डिस्प्रूव कर दिया किसने, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, किसने, विलियम हार्वे ने। और यही साइंटिस्ट थे जो कि डबल सर्कुलेशन की भी डिस्कवरी करी थी इन्होंने, किसकी, डबल सर्कुलेशन की, है ना। तो ये डबल सर्कुलेशन की। अब इसके बाद अगर अपन आगे चलें, WHO ने एक डेफिनेशन दी कि हेल्थ डजेंट मीन द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति में डिसीज़ नहीं है, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति में डिसीज़ ना हो, उसमें तीनों चीज़ें कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कौन कौन से, फिजिकली वो फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को हेल्दी कहोगे, अन्यथा नहीं कहोगे। अगर कोई व्यक्ति आइसोलेट है लेकिन वो फिजिकली मेंटली फिट है तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। उसको तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर किसी ने हेल्थ मेंटेन कर ली, तो हेल्थ अगर मेंटेन कर ली तो उससे लंबे समय तक मेंटेन करना, या फिर अगर किसी की हेल्थ अफेक्ट हो गई तो वो कैसे अफेक्ट हो रही। तो NCERT में तीन पैरामीटर्स दोनों के दिए पड़े हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर से देखना, पहला हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, मतलब हेल्थ किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो रही है।
पहला जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मुझे बताओ, नाम में ही डिसऑर्डर आ रहा है तो हेल्थ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। अब दूसरा, तो किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ तो ये बताओ मुझे कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। तीसरा है लाइफस्टाइल। ये पॉइंट समझिएगा, लाइफस्टाइल। देखो आजकल लाइफस्टाइल इतनी बुरी हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे लाइफस्टाइल बुरी होगी? कोई एग्जांपल लिख दे रहा, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसके पेट में बच्चा है। अब बच्चा जब पैदा हो रहा, तो बच्चा पैदा कहाँ हो रहा? हॉस्पिटल में। अब जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है तो वो कैसा है? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में है। अब बच्चा पैदा हो गया, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि बच्चे को बाहर मत जाने दो, धूप है, बाहर मत जाने दो, पानी गिर रहा है, बाहर मत जाने दो, ठंड है। तो बच्चा बचपन से ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो इतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रह रहा कि उसके पास जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है, उसके लिए ही उसके अंदर क्या नहीं डेवलप हो पा रही इम्यूनिटी। अब अगर उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए, तो जब कभी वो बच्चा अचानक से धूप में जाएगा तो बताओ वही उसके लिए एलर्जी का कॉज कर जाएगी। अब अगर वो उसके लिए एलर्जी का कॉज कर गई तो क्या उस बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी? बच्चा वैसे वीक हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल के कारण भी काफ़ी कुछ होता है ना। तो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। अब अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो लंबे समय तक कैसे मेंटेन करके रख पाएगा? तो इसके फैक्टर्स देखिए। पहला है बैलेंस डाइट। हर व्यक्ति को ये पता है कि उसको कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट चाहिए, इसलिए वो अपनी डाइट पर क्या करता है? अच्छा प्रोटीन लेता है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट और ये लेता है। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। दूसरा, अगर बैलेंस डाइट है तो पर्सनल हाइजीन भी रहना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है कि साफ़ सफाई, सुबह उठ करके अपन ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं ना, तो साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है। तो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। टू मेंटेन गुड हेल्थ वी नीड बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पास कुछ टर्म्स हैं, है ना, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं समझिएगा। ये थोड़ा अब ठीक है। ठीक है। तो देखिए टर्म्स कौन कौन से। पहला है डिसीज़। डिसीज़ का मतलब क्या होता है? डिसीज़ का में वर्ड को अगर मैं तोड़ूँ डिस, तो डिस का मतलब होता है डिसकम्फर्ट। ठीक है। डिस का मतलब क्या होता है? डिसकम्फर्ट। ठीक। तो डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आदमी क्या हो जाता है? डिसकम्फर्ट हो जाता है। कैसे? अपने नेचुरल कंडीशन से। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आदमी डिसकम्फर्ट हो गया उसको क्या कहते हैं? डिसीज़। ठीक। अब इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स भी क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गन इफेक्ट ना हो। अब ये जो डिसीज़ होती है ये दो तरीके की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल का मतलब बोले तो इन्फेक्शियस डिसीज़, जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को हो सकती है, मतलब जो क्या हो, 1-to-1 इंटरेक्शन से फैल सके। तो अगर कोई डिसीज़ 1-to-1 इंटरेक्शन से फैल रही है तो उसको अपन कैसे बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलेगा, MOT प्रेजेंट होगा इसमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। अगर किसी भी डिसीज़ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिल रहा है तो वो क्या है? वो है कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डिसीज़ किसी पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह से हो रही है। ठीक है। या फिर इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि बाय एरोजोल इन्फेक्शन। अब एरोजोल इन्फेक्शन कैसे होता है समझे, कि कोई आदमी बहुत स्नीज कर रहा है, बहुत छींक रहा है, तो वो छींकने का एक तरीका है कि वो अपने हाथ सामने ले आया। अब जब वो अपने हाथ सामने ले आया तो हाथ में उसने छींका। अब अगर उसने हाथ में छींका तो बताओ हाथ में उसके बैक्टीरिया वायरस आ गए कि नहीं आए? अब हाथ में, अब उसी हाथ से वो जाकर के क्या कर रहा है? डोर नॉब को छू रहा है ना, यूटेंसिल को छू रहा है, कीबोर्ड को छू रहा है, बाकी चीज़ों को छू रहा है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो बाकी चीज़ें भी इन्फेक्टेड हो गई कि नहीं? अब अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति उस चीज़ों को आकर के छुएगा तो बताओ उसको इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये भी किस में आएगा? कम्युनिकेबल डिसीज़ में। ठीक है। इसके बाद अगला आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले अपन जो भी हथकंडे अपना रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, मतलब प्रिवेंटिव मीजर्स। ठीक है।
इसके बाद आते हैं दो टर्म, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है विंडो पीरियड। ठीक, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, सिंपल सी मीनिंग है कि आज अगर पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर करा है तो उसका फर्स्ट सिम्टम कब तक आएगा मेरी बॉडी में, उसको कहूँगा इंक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड ये होता है कि आज अगर मेरी बॉडी में कोई पैथोजन आया है तो वो मेरे ब्लड में कब तक डिटेक्ट हो पाएगा, किस टाइम पर डिटेक्ट हो पाएगा, वो होता है क्या, विंडो पीरियड। मतलब आज मेरी बॉडी में समझो HIV का वायरस आया, एड्स का वायरस आया, ठीक है, तो एड्स का वायरस आया तो मैं अगर कल मैं ब्लड टेस्ट कराने जाऊँगा तो मेरे ब्लड में वो प्रेजेंट नहीं आएगा, वो प्रेजेंट तभी दिखाई देगा जब कितना टाइम हो गया होगा, 2 to 12 वीक्स, ठीक है। तो 2 से 12 वीक जब हो गए होंगे तभी मुझे क्या दिखाई देगा, उसका विंडो पीरियड, है ना, या वो मेरे ब्लड में दिखाई देगा, ठीक है। तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड का क्या है कि अगर आज मेरी बॉडी में कोई पैथोजन आया है तो उसका फर्स्ट सिम्टम कब आ रहा है, तो वो फर्स्ट सिम्टम जब आएगा तब क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जैसे एड्स का जो विंडो पीरियड होता है वो होता है 2 से 12 वीक्स, मतलब 2 से 12 वीक्स में पता चल जाता है कि साहब आपको एड्स हो गया है। लेकिन उसका पहला सिम्टम कब आता है, 5 से 10 साल के बाद। देख रहे हो, इतने टाइम के बाद, तो जब सिम्टम आएगा तभी ना आदमी चेक कराएगा, इसलिए ये डिसीज़ को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, एंटीबायोटिक्स। देखो, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होती हैं। किसके अगेंस्ट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने में मदद कराते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीबायोटिक्स, ठीक। अब दो तरीके की होती है, एक हो सकती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक हो सकती है बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल, ठीक। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं के वहीं रोक देती है, जबकि जो बैक्टीरियोलाइटिक होती है वो बैक्टीरिया का लाइसिस कर देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, है ना, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन वगैरह। अब इसके बाद आता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पेन को बढ़ाते हैं, अब पेन को कम कर, जो पेन को कम करते हैं। एनाल्जेसिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेन को कम करते हैं। तो वही बात थी कि फिर पेन होता है तो होता कैसे है, तो समझो कि मानो किसी जगह पर चोट लगी, तो अगर किसी जगह पर चोट लगी तो जिस जगह पर चोट लगी तो वहाँ पास के टिश्यू क्या हो जाएगा, इंजर्ड। अब जब वहाँ का टिश्यू इंजर्ड हुआ तो वहाँ पास लोकल हार्मोन सिक्रेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, ये सब। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होगा वो वहाँ पास के रिसेप्टर्स में क्या कराएगा, स्ट्रेचिंग कराएगा। और जब वो वहाँ के रिसेप्टर्स में स्ट्रेचिंग कराएगा तो वहाँ पास के रिसेप्टर्स स्ट्रेच होंगे, तो स्ट्रेच होंगे तो सिग्नल लेकर के जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन को पता चल जाएगा कि साहब यहाँ पेन हो रहा है। तो अब अगर अपन उस व्यक्ति को एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो वो एनाल्जेसिक क्या करेंगे, वो स्टॉप करा देते हैं सिक्रेशन किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो जब इसका सिक्रेशन ही नहीं हो पाएगा, तो इसका जब सिक्रेशन ही नहीं होगा, है ना, तो जब इसका सिक्रेशन ही नहीं होगा तो क्या स्ट्रेच रिसेप्टर्स में स्ट्रेचिंग होगी, नहीं होगी। तो पेन रिसेप्टर में जब स्ट्रेचिंग ही नहीं होगी तो वो क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से, मॉर्फिन, कोडिन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, निमोसुलाइड वगैरह, ठीक है। इसके बाद आता है एंटीपायरेटिक। एंटी का मतलब वही अगेंस्ट, ठीक है। पायरेटिक्स का मतलब फीवर। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि फीवर के अगेंस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। अब फिर वही बात कि ये तो फीवर का अगेंस्ट है, तो सर फीवर होता कैसे है, तो फीवर देखो कैसे होता है। मानो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस गया, तो वो बैक्टीरिया वायरस जाएगा तो वो सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा, तो सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा हाइपोथैलेमस में। अब जब वो हाइपोथैलेमस में पहुँचेगा तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जा करके सिक्रेट करेगा क्या, पायरोजेंस। तो पायरोजेंस को सिक्रेट करेगा। जब इसको सिक्रेट करेगा या अपना एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा तो वहाँ पास हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, एक्सैगरेट हो जाएगा। क्यों, इसलिए एक्सैगरेट होगा कि जो बैक्टीरिया हमारी ब्लड में आ चुका है उस ब्लड में वो बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए, तो इससे वो टेम्परेचर एक्सैगरेट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर जा करके हाइपोथैलेमस में हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है उसके जो टेम्परेचर का रेगुलेशन उसको बढ़ा देते हैं बाय सिक्रेटिंग पायरोजन या ये, ठीक है। इसलिए ये क्या रिलीफ करा, ऐसे ड्रग्स जो फीवर से हमें बचाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स या एंटी
फीवर ड्रग्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हो पायरेक्सिया लिखा है ना, पायरेक्सिया फॉर पायरोजन से ही आया है, ठीक। या वही, अब इसमें अपन जो ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है। इसके अलावा होती है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं, जो एलर्जी से बचाती है, ठीक है। तो वो कैसे बचाती है वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपका लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, ये सब होता है, ठीक है, और भी है। अब इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का पत्ता नंबर 136, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 7 है ना एनसीईआरटी का। तो इस पे आ जाओ, देखो अब एनसीईआरटी क्या लिख लिए, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अपन ने यही पढ़ा था कि क्या होता है कि कुछ ह्यूमर्स का मतलब, ह्यूमर्स का बोले तो मतलब क्या है, फ्लूइड। तो अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लूइड, कि फ्लूइड का बैलेंस बना करके रहता है, ठीक। अब ये चीज़ कहा किसने था, दिस वॉज अर्ली ग्रीक बाय हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट वॉज बिलोंग टू दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। देख रहे हो, ऐसा पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको क्या होगा, उसको फीवर होगा, ठीक। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय अ प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये उनके केवल सोचे गए विचार थे, जैसे कि अपन ने बताया। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये देखो क्या लिख रहे हैं एनसीईआरटी, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स and demonstrate that normal body temperature in a person with black bile using thermometer disproved good humor hypothesis। तो उन्होंने कैसे डिस्प्रूव करा, बाय यूज ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। और किसको डिस्प्रूव करा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजिस्ट स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ, ठीक है। Hence, mind and mental state can affects our health. Of course, health is affected by health अब किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, जैसा कि अपन ने पढ़ा, ठीक है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। देखो ये अपन ने कहा था, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट वर्क। सीधी सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति हेल्दी होगा तो इफिशिएंट होगा वर्क के लिए, है ना, और वो इकोनॉमी भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यही अब एनसीईआरटी लिख रही है, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिविटी। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। और जो जब सीधी सी बात है, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होगा बताओ, कम होगा। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ, ठीक है। तो किसी की अगर हेल्थ अच्छी है तो उसकी डेथ होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये 3 फैक्टर अपन ने देखे रहे कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज काय के लिए हैं, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। Yoga has been practiced since times immemorial to achieve physical and mental health, awareness about diseases and their effective on different bodily functions, vaccination against infectious disease, proposal disposal of waste, control of vectors and maintain hygiene in food water resources are necessary for proper good health। ये बताओ ये किसकी बात हो रही है? इस पैराग्राफ में बात हो रही है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस बोले तो प्रिवेंटिव मेजर्स की, ऐसे हथकंडे जो अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या ना हो, डिसीज़ ना हो, ठीक है। अब आगे चलो। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड आर करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, वी से वी आर नॉट हेल्थी, वी हैव अ डिसीज। तो ये देखो, ये अपन ने कहा था कि हो सकता है एक ऑर्गन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अपन उसको क्या कहेंगे, डिसीज़ होगी। दिस आर ग्रुपली डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुपली इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपको मिलेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्ड फ्रॉम समटाइम्स और अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक एड्स आर फैटल, है ना। तो देखो एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है कौन से इन्फेक्शन में, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड क्या है,
कॉमन कोल्ड ऑलमोस्ट सभी को हुआ है, तो ये एनसीईआरटी बोल रही है कि हम सबको कभी ना कभी क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई है, जिसमें से जो एड्स है वो कैसा है, वो फैटल है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ड्रग एंड एल्कोहल आल्सो अफेक्ट्स अवर हेल्थ एडवर्सली। तो ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे लास्ट वाली लाइन जो है वो अपन पढ़ेंगे ड्रग एंड इट्स अब्यूज़। ठीक है, कहाँ पे पढ़ेंगे ये लास्ट वाली लाइन जो है वो ड्रग एंड अब्यूज़ में पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अब आ गए हो तो, और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।